हो गया। तो नमस्कार, क्राइम तक में एक बार फिर पूरे क्राइम तक के परिवार का स्वागत है। थोड़ा सा वक्त लग गया क्योंकि कुछ ऑफिस में ज़्यादा गहमा गहमी है और इस वजह से टाइम भी थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। इधर इंडिया की भी जो बैटिंग है थोड़ी ठीक ठाक नहीं चल रही है। 207 पे 8 विकेट हो गया है। खैर, और बताएं आप लोग कैसे हैं? थोड़ा सा लेट के लिए माफ़ी चाहता हूँ। कल कई लोगों की शिकायत थी कि आवाज़ साफ़ नहीं आ रही, इसलिए आज मैंने माइक थोड़ा करीब रख लिया है ताकि आवाज़ सुनाई दे। तो मुझे लगता है सब कुछ ठीक ठाक होगा, आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। आज सुबह से टीवी पे अगर आप देख रहे हैं तो एक खबर चल रही है लगातार, हालांकि उसमें एक अच्छी खबर थोड़ी देर पहले आ गई है कि कश्मीर घाटी के अलग अलग 4 इलाकों से 9 पुलिस वालों को अगवा कर लिया गया था, 9 पुलिस वालों की फैमिली को। और इसकी वजह ये थी कि कुछ ऐसे टेररिस्ट को पिछले 1-2 दिनों में पकड़ा गया था, उनसे पूछताछ हो रही थी, जिसमें एक सैयद सलाउद्दीन का बेटा था दूसरे नंबर का, उससे भी बातचीत हो रही थी टेरर फंडिंग को लेकर। तो बदले में फिर कुछ आतंकवादियों ने धमकी दी कि आप ऐसा करोगे तो हम पुलिस के परिवार भी सेफ नहीं रहेंगे, हम उनको उठाएंगे। और उन्होंने 4 जगहों से 9 पुलिस वालों के रिश्तेदारों को उठा लिया। अब उसको लेके जाहिर सी बात है हंगामा मचना था। तो अब ये था कि उन 9 पुलिस वालों के रिश्तेदारों का क्या होगा, क्या डिमांड रखी जाएगी, क्या चीज़ होंगी, सब कुछ होगा। लेकिन अभी शाम करीब 7 बजे के आसपास खबर आ गई कि एक आतंकवादी ने उनमें से ऑडियो रिलीज़ जारी किया और उसने कहा कि हमने इन परिवार वालों को छोड़ दिया। 5 उसमें से अपने घर भी पहुंच गए, बाकी चूँकि थोड़े दूर दूर के हैं तो वो भी घर पहुंच जाएंगे। लेकिन यह है कि अच्छी खबर ये है, राहत देने वाली, कि वो सारे लोग छूट गए और अपने घर को पहुँच गए। तो जब ये चीज़ें हो रही थी कल से, चूँकि अलग अलग किस्तों में लोगों को उठाया जा रहा था, ख़ासतौर पर पुलिस के रिश्तेदारों को, कोई डीएसपी का भाई था, कोई एसएचओ का भतीजा था, वो तमाम लोग थे। तो मुझे लगा कि क्यों ना हम ये जो किडनैपिंग होती है इसके बदले में फिर या तो आम तौर पे लोग रैंसम मांगते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ दूसरी चीज़ थी कि क्या मांगा जाएगा, कैसे होगा। तो फिर मुझे याद आया कि हिंदुस्तान में जो पहली डील हुई थी इस तरह की किडनैपिंग आतंकवादियों को सबको लेकर, एक तो मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद, आपको याद होगा 1989 में किडनैप हुआ, उसके बदले में JKLF के आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बड़ा मामला था, जिसके लिए पूरा देश कभी तैयार नहीं था, सोच भी नहीं सकता था, वो था कांधार हाईजैकिंग। कांधार एक अफ़गानिस्तान में जगह है, दक्षिणी अफ़गानिस्तान में। तो वहाँ पर IC-814 इंडियन एयरलाइंस का प्लेन था जिसको ले जाकर रखा गया, 6 दिन वहीं खड़ा हुआ था और उसके बाद डील हुई थी पैसों की, आतंकवादियों को छोड़ने की। तो इसीलिए फिर मैंने कहा कि क्यों ना आपको, चूँकि ये कश्मीर में जिस तरीके से उठाया गया, फिर डिमांड की बात थी और तमाम चीज़ें होती, लेकिन खैर वो छोड़ दिए गए। तो कांधार हाईजैकिंग क्या है? आप लोगों ने बहुत सारे ने पढ़ा होगा, देखा होगा, हम लोगों ने बहुत सारे शोज़ भी बनाए। और ये कांधार हाईजैकिंग मतलब मेरी अपनी रिपोर्टिंग से भी जुड़ी हुई चीज़ है, इसलिए कि 31 दिसंबर 1999 को जब कांधार हाईजैकिंग के सारे लोग आज़ाद करा लिए गए, छोड़ दिए गए, तो उनको लेकर दिल्ली एयरपोर्ट एक स्पेशल प्लेन से लेकर आए थे तब के फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह, अजीत डोभाल जो अभी NSA के वो हैं। तो मैं उस एयरपोर्ट पे था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे दिल्ली पे, उन तमाम, और जब वो लोग उतरे तो उनमें से बारी बारी से मैंने अलग अलग लोगों से बात की, उनकी जो 6-7 दिन जो उनके ऊपर गुजरे, बीते, कैसे काटे, वो सारी कहानियाँ थीं तो जो मैंने कवर की। और उन सब की जाहिर सी बात है बहुत ही दर्द भरी कहानी, तो उनमें से बहुत सारे को उम्मीद भी नहीं थी कि वो ज़िंदा लौट कर आएंगे। तो और मुझे याद है आज भी कि 31 दिसंबर को जब ये लोग एयरपोर्ट पहुँचे थे, शाम का वक्त था और वहाँ पे ज़बरदस्त भीड़ थी और सारी खबरें हुई, लोगों ने की। अगले दिन यानी 1 जनवरी, न्यू ईयर का पहला दिन शुरू होता। आप ये देखिए कि टाइमिंग देखिए, 31 दिसंबर की रात को ये सारे लोग लौट कर आते हैं और उस रात न्यू ईयर का जश्न भी होना था, हुआ भी। और 1 जनवरी 2000, एक तो नया सन लगता है, अब 90s हटता है, 2000 लगता है। तो मुझे आज भी वो दिन इसलिए याद है कि 2000 को जब 1 जनवरी को सुबह मैंने पेपर उठाया तो इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन थी, बहुत अच्छी हेडलाइन, खूबसूरत। उसमें सारे वो जो फैमिली के लोग हैं, जो बंधक थे, वो बाहर निकलते हैं और उनकी तस्वीर है और उसके ऊपर इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन कुछ नहीं है, बस सिर्फ ये है, हैप्पी न्यू ईयर, वेलकम होम। तो ये बड़ा, मतलब जिसने भी ये सोचा था, बहुत ही खूबसूरत हेडलाइन था। तो
ये तो मैंने वैसे आपको बताई। अब कांधार हाईजैकिंग था क्या, कैसे हुआ, क्यों हम उसको रोक नहीं पाए, क्या हम उसको अमृतसर में उस प्लेन को उड़ने से फिर दोबारा रोक सकते थे? सरकार ने उस वक्त सही कदम उठाया था। प्राइम मिनिस्टर तब अटल बिहारी वाजपेयी थे, अभी हाल ही में वो हमारे बीच नहीं रहे। तो उन्हें क्या सच में 100 मिनट तक ये खबर ही नहीं दी गई कि कांधार में इंडियन एयरलाइंस का प्लेन हाईजैक हो गया है? अजीत डोभाल उस वक्त बातचीत कर रहे थे, वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाए? हमें 3 टेररिस्ट को क्यों छोड़ना पड़ा? और सबसे बड़ा सवाल कि टेररिस्ट के अलावा हमने कितने पैसे दिए? क्योंकि ये फैक्ट है कि हालांकि कभी रिकॉर्ड पे आता नहीं है, लेकिन इस केस से जुड़े हुए तमाम लोग उसमें से बहुत सारे थे जिन्होंने बुक भी लिखी है, उसमें यह है कि पैसे भी दिए गए थे। तो ये सारी चीज़ें मैंने कहा कि आज आपको मैं कहानी कांधार हाईजैकिंग की सुनाता हूँ। 24 दिसंबर 1999 की बात है। फ्राइडे का दिन था, जुमा का दिन था। शाम को 5 बजे काठमांडू से इंडियन एयरलाइंस की उड़ान IC-814 दिल्ली के लिए उड़ती है। इस प्लेन में मैं भी बैठ चुका हूँ जब काठमांडू गया था, और इत्तेफाक से तो अब भी नंबर उसका IC-814 है, उस उड़ान संख्या। तो उसमें टोटल 178 मुसाफिर थे और 15 क्रू मेंबर, और ज़्यादातर वो लोग थे जो काठमांडू में छुट्टियां मनाने गए थे, कुछ हनीमून पर गए थे, तो यही सब थे। इसके अलावा इंडियन के अलावा उसमें 178 जो मुसाफिर थे, उनमें कुछ ब्रिटेन के थे, US के थे, जर्मनी के थे, फ्रांस के थे, उनमें से भी कुछ टूरिस्ट थे जो काठमांडू से इंडिया आ रहे थे। 5 बजे काठमांडू के टाइम से ये प्लेन उड़ता है। थोड़ी देर के बाद, चूँकि काठमांडू बहुत दूर है नहीं, यहाँ से फ्लाई 1 घंटे का है, और 1 घंटे के अंदर अंदर आप इंडियन एयर स्पेस में अरे सर नमस्कार। कमाल है। क्या बोल रहे थे आप यहाँ पे? आप बैठेंगे तो मैं बताऊंगा सर। 2 मिनट के लिए सिर्फ आपको चेहरा दिखाऊंगा, आपके ऊपर मेरा पूरा हक है। देखिए कमाल, देखिए क्राइम तक के दर्शकों, मनोज भाई हम मतलब हिंदुस्तान में गिने चुने एक्टर हैं, वाकई अदाकार, उनमें से एक मनोज भाई। एक तो क्राइम तक के बहुत सारे व्यूअर हैं, दर्शक हैं, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आप यहाँ पहुँच गए। मनोज वाजपेयी भैया देख लीजिए आप लोग। कैसे आना वैसे? नहीं, बहुत अच्छा, और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, और आप बहुत अच्छे ढंग से नहीं बहुत अच्छा करते हैं। आप बहुत अच्छा बोलते भी हैं, बहुत अच्छे ढंग से आप उसकी व्याख्या भी करते हैं, हर घटना की, हर दुर्घटना की। और ऊपर वाला ऐसे ही आपको जो है आपकी शैली बरकरार रखे, आपका काम जो है बरकरार रखे। कॉम्प्लीमेंट देने के लिए अभी पिछले हफ्ते फिल्म देख रहे थे जी, सत्यमेव जयते। अब मेरी बेटी थोड़ी बड़ी हो गई, लेकिन उसे ये पता है कि आपको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो इसलिए और खुशी खुशी देखती है। हाँ। उस मतलब पहली बार मुझे अच्छा लगा कि एक बच्ची जो है उसको भी ये पता है कि अदाकारी क्या होती है। वाकई दिल से उसने तारीफ की थी, मैं सच बता रहा हूँ। मेरे बाप के बच्ची को मेरा बहुत सारा प्यार दीजिएगा। जी, और बोलिएगा कि पढ़ाई लिखाई जो है करती रहे, और बाकी जो मन में आए वो करे, क्योंकि ऐसे पिता हैं आपके, जो अब्बा हुजूर है, ऐसे हैं जो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे आपके सपने को पूरा करने के लिए। तो जाइए, आपने सत्यमेव जयते देखी, अब गली गुलियाँ देखी है। 7 सितंबर को इतनी कमाल की कहानी आ रही है। 23 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जा चुकी, कई पुरस्कार से नवाजा गया है, और आपके भाई को भी बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है। अवार्ड आपके लिए छोटी चीज़ है नहीं सर, वो क्या है कि हर जो सम्मान होता है ना, उसको हम सर झुका के लेते हैं और उस पर बड़ा फ़ख्र करते हैं, क्योंकि छोटे गांव से आकर के और इतनी बड़ी जर्नी, इतनी लंबी जर्नी तय की, और जर्नी जा रही है, आगे भी जा रही है, आगे ज़रूर और आगे जाएगी, लेकिन हमेशा शुक्रगुजार होते हैं ऊपर वाले। आपका इतना बड़ा फैन हो कि याद है आपको एक बार बताया था आपके पीछे बेतिया तक पहुंच गया था। मैं यही कह रहा था कि बेतिया में मनोज जी का घर है। जी, तो बेतिया जो है, बेतिया बेलवा ज़रूर जाइए, आप लोग जाके देखिए, बहुत अच्छा शहर है मेरे हिसाब से। पूरे देश में मैं बहुत घूमा हूँ, विदेश में घूमा हूँ, मुझे बेलवा के जैसा सुंदर जगह कोई नहीं दिखता, और बेतिया जैसा कोई शहर भी नहीं है। ये तो है, बहुत मज़ा आता, मैं गया था। तो अपनी फिल्म के बारे में अगर चूंकि आप बहुत ज़्यादा बिजी भी हैं, बहुत वक्त से यहाँ पे हैं, तो आप बताना चाहते? नहीं, मैं तमाम दर्शक मनोज वाजपेयी की फोन को, आपको फिल्म को ज़रूर देखना, ये याद रखिएगा, क्योंकि एक्टिंग यहीं देखने को मिलती है। 23 अरे वाह, क्या बात है। मैं आपका सबसे पहले तो तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जो इतने अच्छे शब्द आए,
और आप जिस तरह का प्रोत्साहन और मेरा उत्साह आपने आपके शब्दों ने बढ़ाया, मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मेरी फिल्में देखिए। कोशिश ये रहती है कि फिल्मों में अलग अलग तरीके के आयाम जोड़े जाएं, उनको सिर्फ नाचने गाने की चीज़ न बना करके उसमें कहानी कहने का अंदाज़ भी बयां किया जाए और सिनेमा को एक कहानी कहने का माध्यम बनाया जाए। ये कोशिश है और वो कोशिश आपको दिखेगी 7 सितंबर को। गली गुलियाँ जो फिल्म मेरी 23 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जा चुकी है। कई सारे पुरस्कार इस फिल्म को मिले हैं, मुझे मिले हैं, और मैं चाहूँगा कि विदेश की ज़मीन पे जिस फिल्म को इस तरह से सराहा गया, उसको सम्मान से नवाजा गया, अब आपके सामने आपके देश में आ रही है वो फिल्म, तो ज़रूर जाके देखिए अपने पूरे परिवार के साथ। मनोज भाई, आपसे वादा है, पूरी टीम जाएगी पहले दिन और देखेगी ये गली गुलियाँ एकदम, पूरी टीम, याद रखिए। क्या बोल रहे हैं? मेरे ख्याल से ये आप सवाल बिल्कुल गलत है। इसी साल मेरी कम से कम 4-5 फिल्में आ चुकी हैं और एक और फिल्म आएगी जिसमें मैंने गेस्ट अपीयरेंस किया है, लव सोनिया, इसके बाद। तो आपका ये सवाल बिल्कुल गलत है और जायज़ नहीं है। उनकी मोहब्बत है कि वो और ज़्यादा देखना चाहते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर को हुए 6 साल हो गए, लेकिन गैंग्स ऑफ वासेपुर से निकल ही नहीं पा रहे हैं लोग। देखिए, यह आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि वो बड़ा माफिया और क्रिमिनल वालों लोगों का वो जो है वो क्रिमिनल स्वाद के लोगों की ज़िंदगी पे थी, उनके परिवार पे थी, उनके अपने ऑपरेशन पे थी, उनके अपने प्यार पे थी, उनके अपने धोखे पे थी। एक कमाल का वक्त गुजरा, वो बनाने में हमारी जान निकल गई थी। सरदार खान जी। मैं साल में 1 या 2 बार ज़रूर जाता हूँ। इस बार जा रहा हूँ दशहरा में अपने पूरे परिवार को लेकर। गली गुलियाँ की कुछ खास बात बता दीजिए ताकि और भी लोग। गली गुलियाँ एक डायलॉग भी जी, गली गुलियाँ जो है फिल्म, वो सेट है पूरी पुरानी दिल्ली में। पुरानी दिल्ली की गलियाँ जो है एक ऐसी गलियाँ हैं जहाँ पर एक बार आपको छोड़ दिया जाए तो रास्ता ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएंगे आप। ऐसे ही मानसिक स्थिति है इसके मुख्य किरदार खुदूस की, जिसका रोल मैं कर रहा हूँ। वो अपने दिमाग के तानों बानों में उलझा हुआ है, तभी उसे आवाज़ सुनाई देती है एक बच्चे की, जिसे बगल में उसका बाप उसे बेरहमी से मार रहा होता है, और वो बच्चा किसी तरह से अपने आप को बचाना चाहता है। खुदूस जो खुद ही मानसिक बेचैनी की हालत में है, मानसिक परेशानी में है, जो अपने दिमाग के पूरे तानों बानों से निकलना चाहता है, उसे एक मकसद मिलता है बच्चे को बचाने का। क्या ये बच्चा उसको मिल पाता है या नहीं मिल पाता? ये कहानी है गली गुलियाँ की, जो कि 7 सितंबर को आ रही है। मनोज भाई, इसमें मैं बड़े दिन रहा, आखिरी चीज़ बस बोल गए। पुरानी दिल्ली की कहानी है, तो पुरानी दिल्ली के आपको स्क्रिप्ट राइटर ने और उन्होंने डायलॉग दिए नहीं, दिल्ली 6 की ज़ुबान अलग है एकदम। दिल्ली 6 की ज़ुबान आपको इसमें सुनने को मिलेगी, जो मेरे अपनी यादें हैं दिल्ली 6 की। जब मैं दिल्ली में रहता था, जहाँ से मैंने कॉलेज किया, जब मैं थिएटर करता था, तो जाहिर सी बात है कि मुझे दिल्ली, वो पुरानी दिल्ली के ज़बान और पुरानी दिल्ली, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पुरानी दिल्ली में 2 तरीके की ज़बान होती। एक समय था जब पुरानी दिल्ली में उर्दू बहुत मिली होती थी, लेकिन अब पुरानी दिल्ली में इस तरह की भी गालियाँ मिलती हैं जो आपको कहीं और नहीं सुनने को मिलेंगी। आसमान में थूकने वालों को नहीं पता कि पलट के थूक उन्हीं के ऊपर गिरेगा, करारा जवाब मिलेगा। चलिए शम्स साहब, चलिए सर, बहुत अच्छा लगा वाकई, और पिक्चर देख के आपको बताऊंगा। जी बिल्कुल बताइए। थैंक यू सर। तो देखिए, इत्तेफाक की बात है और नसीब की बात है कि बड़े पुराने, आज मैं भी मतलब कितने करीब 4-5 साल हो गए होंगे तब मनोज भाई से दोबारा मिला हूँ। हालांकि बातचीत होती रहती थी, मुलाकात पहले, अब वो भी बिज़ी, हम लोग भी बिज़ी, लेकिन इंसान बहुत अच्छे हैं और एक्टर तो खैर क्या कहिए। तो बातचीत भी हो गई मनोज वाजपेयी से, आप लोगों की डायलॉग भी आपने सुन लिए। अब मैं भी उलझ गया कि मैं पता नहीं कहाँ था मैं, तो कहानी सुनाऊं या फिर डायरेक्टर साहब? नहीं, अमित सिंह बैठे हैं। अमित सिंह जो है वो मेरे दोस्त भी हैं, गार्जियन भी हैं, भाई भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। तो आप यहीं रहिएगा, आप अगर नहीं ऐसे तो फिर आप जाने से पहले मिलते जाइए। अच्छा, तो खैर चलिए, अच्छा हुआ ये, मतलब बीच में जो चीज़ें हुई अच्छी हुई, कम से कम मनोज वाजपेयी से आप लोगों क्राइम तक के जो परिवार है उनसे भी मुलाकात हो गई। तो मैं वापस शुरू करता हूँ कि
कांधार हाईजैकिंग की कहानी सुना रहा था। 24 दिसंबर 1999 काठमांडू से नई दिल्ली के लिए एक उड़ान IC-814, 1 घंटे का रास्ता है। प्लेन टेक ऑफ करता है। फ्राइडे का दिन था। उसमें ज़्यादातर इंडियन, कुछ ब्रिटिश, कुछ अमेरिकन और ज़्यादातर जो हिंदुस्तान से छुट्टी मनाने गए थे या हनीमून पर के लिए गए थे। तो करीब 5 टेक ऑफ के 5-7 मिनट के बाद ही जैसे ही वो प्लेन इंडियन एयर स्पेस में दाखिल होता है, एयर स्पेस भी अलग अलग होते हैं हर एक के, जैसे ज़मीन के लिए जगह होती है वैसी। तो भारतीय वायु सीमा के अंदर जब वो प्लेन दाखिल होता है तो अचानक एक शख्स पहले उठता है और उसके चेहरे पे मास्क था, चेहरा ढका हुआ था, और वो अचानक उठ के कहता है कि प्लेन हाईजैक हो गया और अगर किसी ने भी अपने सीट से उठने की कोशिश की तो इसको धमाके से उड़ा देंगे। पैसेंजर में अफरा तफरी मच जाती है। जैसे ही वो बोलता है उसके बाद अचानक 4 अलग अलग, मिडिल से, पीछे से, आगे की तरफ से 4 लोग और उठते हैं। उन चारों के चेहरे पे भी मास्क था, सब नकाबपोश, और वो कहते हैं कि इस प्लेन को हाईजैक कर लिया गया, हमारे पास हथियार हैं, अगर आप लोगों ने कुछ भी किया तो हम इस प्लेन को उड़ा देंगे। अब सारे बैठ जाते हैं। इसके बाद जो सबसे पहले उठा था वो कॉकपिट में जाता है। तब उस वक्त ये नहीं हुआ करता, आजकल कॉकपिट अब बंद होता है कई सारे इंसिडेंट के बाद, तब आराम से खुला होता था। एयर होस्टेस भी अंदर जाके पायलट वायलट को से मिलती थी या कुछ, है ना। तो वो सीधे कॉकपिट में जाता है और वहाँ पे जाने के बाद वो पायलट से कहता है कि इस प्लेन को लाहौर की तरफ मोड़ लो। अब प्लेन दिल्ली के लिए, वो कहता है लाहौर की तरफ मोड़ लो। तो पायलट मना करता है। कैप्टन देवी शरण पायलट थे उस प्लेन के, तो वो कहता प्लेन को उड़ा देंगे। तो पता चल गया कि हाईजैक है, तो अब मजबूर पायलट वो लाहौर की तरफ मोड़ देते हैं। अब लाहौर ATC से, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से, ये अचानक चूंकि उस रूट पे तो था नहीं, तो ये लैंड करने की परमिशन मांगता है। हाईजैकर के दबाव में आकर कैप्टन देवीशन मांगते हैं कि हमें लाहौर एयरपोर्ट पे उतारने दिया था। लाहौर एयरपोर्ट को ये मालूम था कि ये हाईजैक हो चुका है। लाहौर एयरपोर्ट मना कर देती कि यहाँ पे हम आपको लैंड करने नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें ये डर था कि एक तो पाकिस्तान, जाहिर सी बात, उन्होंने अपने टॉप ऑफिशियल से बात की कि एक हाईजैक प्लेन को अगर हम अपने पाकिस्तान की ज़मीन पे उतरने देंगे तो वर्ल्ड में बदनामी होगी, फिर लोग ये शक करेंगे कि ये सारे हाईजैकर पाकिस्तानी हैं। तो वो सारी चीज़ें थी, तो लाहौर ने मना कर दिया। अब इत्तफाक से ये लाहौर की तरफ घुमाते घुमाते, चूँकि 1 घंटे का सफ़र था काठमांडू से दिल्ली, तो प्लेन में ईंधन भी उतना ही होता है जितना आप ट्रैवल करते हैं या जितना आपको किलोमीटर तय होता है। तो ईंधन ख़त्म हो रहा था। तो कैप्टन देवीशन बताते हैं हाईजैकर को कि ईंधन ख़त्म है, इसको रिफ्यूल कराना पड़ेगा। तो अब नज़दीक क्या था, तो नज़दीक था अमृतसर। तो उसने कहा कि ठीक है, चलो आप अमृतसर में रिफ्यूल कर लो, इंजन भर लो। अब अमृतसर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अमृतसर में प्लेन नीचे की तरफ आता है, रनवे पे भी आ जाता है। इधर तब तक खबर मिल चुकी थी भारतीय एजेंसियों को तमाम को कि ये IC-814 हाईजैक हो चुका है। तो अब क्या करें? तो जब पता चलता है कि अमृतसर में रिफ्यूल क्या रहा, तो फिर अचानक वो होता है कि क्यों ना इसको अमृतसर में रोक लिया जाए और किसी तरह एक प्लेन के सामने कोई गाड़ी, टैंकर ये खड़ी कर दें ताकि रनवे से ये उड़ ना पाए। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। प्लेन आता है अमृतसर में, करीब शाम, अंधेरा हो चुका था। लेकिन जैसे ही वो रनवे के पास आता है तब तक एक आदेश के ऊपर एक टैंकर रनवे की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन वो टैंकर बढ़ते बढ़ते अचानक रुक जाता है। तो ये आतंकवादी रनवे से बाहर देख रहे थे सब कुछ, तो उन्हें डाउट होता है कि शायद यहाँ पे उतरने का मतलब है कि उनके ऊपर अटैक हो सकता है और भारतीय कमांडो और जो भी हैं वो सारे उनके ऊपर हमला कर सकते हैं और प्लेन हाईजैकिंग को छुड़ाने की कोशिश कर सकते हैं। तो पायलट को अचानक हाईजैकर फिर कहते हैं कि नहीं, यहाँ से हमें ईंधन नहीं भराना, वापस उड़ाओ। मजबूरी में पायलट कैप्टन देवी शरण फिर से प्लेन को, मतलब रनवे लगभग टच हो चुका था, वापस फिर वो हाइट पे ले जाते हैं। वो कहता है कि लेकिन ईंधन नहीं है। तो अब अमृतसर से फिर नज़दीकी एयरपोर्ट लाहौर ही, तो फिर कहता है आप लाहौर ले चलो। तब आतंकवादियों के दबाव में वो फिर लाहौर की तरफ प्लेन को मोड़ा जाता है। लाहौर ATC को फिर पता चल जाता है कि ये प्लेन वापस आ रहा, तो लाहौर ATC डर के मारे और ये कि हमें इसे उतरने नहीं देना, पूरे एयरपोर्ट की लाइट वाइट सब बंद कर देता है, एकदम अंधेरा, ताकि वो रनवे भी ना दिखाई दे, कुछ नहीं। इधर तब तक फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी, ये तमाम लोग पाकिस्तान से भी बात करते हैं और कहते हैं कि अगर ये प्लेन में ईंधन नहीं भरा गया तो ये क्रैश कर जाएगा। तो फिर पाकिस्तानी सरकार
इजाज़त देती है कि आप लैंड करो, लेकिन इस शर्त पे कि जैसे रीफ्यूल करोगे उसके बाद आप फ़ौरन उड़ जाओगे, आपको जहाँ जाना जाओ, आप पाकिस्तान की ज़मीन में नहीं रहोगे। तो फ़ौरन फिर लाइट वाइट ऑन होता है रनवे का। उसके बाद IC-814 लाहौर एयरपोर्ट पे लैंड करता है। वहाँ पे पहले से सारी तैयार थी, रीफ्यूल किया जाता है और रात 10:32 पर 24 दिसंबर 1999 फ्राइडे का दिन रात 10:32 पर वापस जैसी रीफ्यूलिंग हो जाती है तो लाहौर ATC हुक्म देता है कि पायलट को कि आप फ़ौरन जो है अपना ये प्लेन उड़ाओ। अब कैप्टन देवी शरण उसके बाद प्लेन उड़ाते हैं, उसके अगले आदेश का इंतज़ार करते हैं। तो फिर आतंकवादियों की तरफ से कहा जाता है कि दुबई ले चलो। अब चूँकि फ्यूल काफ़ी था, ईंधन, और लाहौर से दुबई करीब 3 घंटे की जर्नी, तो इतना फ्यूल था। इस दौरान में जब प्लेन में जब नकाब पहने हुए थे तो वो तमाम पैसेंजर को कह रहे थे कि अपनी अपनी सीट से कोई उठेगा नहीं। एक बेचारा वो अपना हनीमून मनाने के लिए गया था, एक बिल्कुल नौजवान, शादी उसकी हुई थी 15 दिन पहले, रूपन कात्याल। तो वो उसे कुछ डर भी था, कुछ ये भी देख रहा था कि कुछ हम लोग सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं लोगों को। तो 1-2 बार खड़ा हुआ या उनकी तरफ उसने बढ़ने की कोशिश की तो एक आतंकवादी ने उसको चाकू मार दिया। तो उसका बहुत सारा ब्लड निकलने लगा और वो उसी प्लेन में था। फिर लाहौर से जब प्लेन दुबई पहुंचने लगी, 3 घंटे गुजर गए, काफ़ी खून निकल गया और दुबई एयरपोर्ट पे जब प्लेन लैंड किया रात को, देर रात, तो उसकी मौत हो गई थी। तो दुबई में फिर वापस ईंधन भरने के लिए कहते हैं और ये होता है कि अगर आप ईंधन दोगे तो हम कुछ पैसेंजर को छोड़ देंगे जो बुज़ुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बीमार हैं। तो दुबई एयरपोर्ट से इंडियन गवर्नमेंट भी रिक्वेस्ट करती है, बट ये भी कहती है कि अगर आप कोशिश करना कि वो एक बार लैंड करे तो उसको दोबारा उड़ने ना दें। लेकिन दुबई अथॉरिटी भी फिर कहती है हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते कि मेरी ज़मीन पे कुछ हो। तो वो रीफ्यूलिंग होती है दुबई में दोबारा। उसके बाद आतंकवादी जो हैं 27 पैसेंजर को दुबई में उतार देते हैं, जिनमें ज़्यादातर बुज़ुर्ग थी, महिलाएं थी, बच्चे थे, और उनमें एक रूपन कात्याल की डेड बॉडी। ये सौंपने के बाद अब आतंकवादी हुक्म देते हैं पायलट को, कैप्टन देवी शरण को, कि तुम प्लेन कांधार की तरफ ले चलो। कांधार तब दुनिया में पहली बार दुनिया के नक्शे पे आया था इस तरीके से, वरना बहुत कम लोग जानते थे। ये दक्षिणी अफ़गानिस्तान का एक हिस्सा है, बिल्कुल पूरा रेत वेत सारी चीज़ें हैं एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ ये बहुत वर्ल्ड में फेमस है अपने अंगूर के लिए, ड्राई फ्रूट्स के लिए, भेड़ के लिए, ऊन या ऊल जो है उसके कपड़ों के लिए। तो ये बहुत फेमस है और काफ़ी इससे एक्सपोर्ट भी होता है पूरा अफ़गानिस्तान का। इसके अलावा ड्रग्स में हशीश और marijuana, वो भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे उसकी खेती होती है और उसकी स्मगलिंग पूरी दुनिया में होती है, बहुत अच्छे क्वालिटी की, तो इसलिए उसकी भी डिमांड है। और उस वक्त 1999 में इस पूरे कांधार पे तालिबान का कब्ज़ा था, तालिबान की हुकूमत थी वहाँ पर। तो ये प्लेन उसके बाद सुबह 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन 1999 को कांधार में लैंड करता है। और कांधार में जब ये लैंड करता है तो उसके बाद चूँकि तालिबान का इलाका था पूरा, तो अब तालिबान के लोग प्लेन को घेर लेते हैं चारों तरफ से। वहाँ पे टैंकर वैंकर भी ले आते हैं और सारे, आपने तस्वीरें भी देखी होंगी। तो उस घेरने के पीछे 2 चीज़ें बताई जाती हैं। एक तो ये कि उन्होंने पूरे रनवे पे टैंकर वैंकर लगा दिया और घेर लिया कि इंडिया की तरफ से कोई ऐसा ऑपरेशन हो इसको रेस्क्यू कराने के लिए तो वो फेल हो जाए, क्योंकि वो एक तो रनवे पे प्लेन लैंड नहीं करेगा तो उसके करीब नहीं आ पाएंगे, और दूसरा ये था कि इन आतंकवादियों को बचाना भी है, तो कहीं ना कहीं तालिबान के साथ कोई नेक्सस भी हो सकता है। ये चीज़ें थी 2। खैर 25 दिसंबर से अब कांधार में ये प्लेन खड़ा हुआ है। अब इसके आगे की कहानी बाद में, अब इस बीच की कहानी फिर से आपको सुनाता हूँ। जब ये प्लेन हाईजैक हुआ आसमान में, 5:30 बजे का वक्त था इंडियन टाइम के हिसाब से। उस वक्त प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहीं साउथ इंडिया ट्रैवल कर रहे थे, डोमेस्टिक। और जिस वक्त IC-814 ने वहाँ से टेक ऑफ किया था काठमांडू से, लगभग वही वक्त होगा जब वाजपेयी जी इंडियन एयरफोर्स के स्पेशल प्लेन में बैठ के दिल्ली आ रहे थे, और वो करीब 1.5 घंटे, 1.25-2 घंटे में उनको दिल्ली पहुंचना था। तब जो प्राइम मिनिस्टर हमारे होते थे वो डोमेस्टिक में इंडियन एयरफोर्स के ही उसमें ज़्यादातर ट्रैवल करते थे, और उस प्लेन में सैटेलाइट फ़ोन नहीं हुआ करता था।
मतलब बड़े बोइंग और उसको छोड़ दें तो नहीं होता था। तो उस एयरफोर्स के प्लेन में भी, स्पेशल प्लेन में, कोई सैटेलाइट फ़ोन नहीं था। तो ये पूरे करीब करीब 100 मिनट की जर्नी थी, और ये बाकायदा बुक में सब कुछ लिखा गया है, पीएमओ को ही एक अफसर ने लिखा। तो वाजपेयी जी प्लेन में हैं, उधर प्लेन हाईजैक हो गया और प्लेन के अंदर कोई सैटेलाइट फ़ोन नहीं, कोई मैसेज देने का साधन नहीं। तो 100 मिनट तक करीब देश के प्रधानमंत्री को ये बात पहुंचाई नहीं जाती है कि एक प्लेन हमारा हाईजैक हो गया है। हालांकि ऐसा नहीं है, ये बात पहुंचाई जा सकती थी, बाद में ब्लेम गेम शुरू हो गया। वो कैसे पहुंचाई जा सकती थी? एयरफोर्स को ये बात पता चल गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू कि IC-814 हाईजैक हो गया। तो एयरफोर्स अगर चाहती तो एयरफोर्स उस पायलट को, जिस प्लेन में वाजपेयी जी ट्रैवल कर रहे थे, वो ATC के थ्रू, चूँकि प्लेन जब भी ऊपर में हवा में भी होता तो वो ज़मीन से संपर्क में होता है, तो वो पायलट के थ्रू प्राइम मिनिस्टर तक मैसेज पास हो सकता था। लेकिन पायलट को ये मैसेज दिया ही नहीं एयरफोर्स ने, जिसकी वजह से वो चीज़ें प्राइम मिनिस्टर तक नहीं पहुँची। अब प्राइम मिनिस्टर तक नहीं पहुँची तो प्राइम मिनिस्टर भी अंधेरे में। इसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर करीब इंडिया में जो पहुँचते हैं, वो करीब 7 बजे का टाइम था, इंडियन टाइम 7 बजे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरते हैं। और 7 बजे जब वो उतरते हैं तो उस वक्त जो थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ब्रजेश मिश्रा हुआ करते थे। तो एयरपोर्ट पे, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे बेचैनी से टहल रहे हैं। वाजपेयी जी यूँ प्लेन से उतरते हैं तो अचानक देखते हैं क्या कुछ समझ भी नहीं आया। तब वो पहली बार बताते हैं कि ऐसे ऐसे IC-814 हाईजैक हो गया, उसमें 178 मुसाफिर हैं, 15 क्रू मेंबर हैं, कुछ विदेशी भी हैं। और तो उसके बाद मीटिंग का दौर शुरू होता है। अब ये था कि जब लाहौर ने वो लैंड करने से पहली बार मना कर दिया था शाम को, जब अमृतसर में ये लेकर आए थे, तब उसमें भी ये था कि अमृतसर में ये प्लेन को रोका जा सकता था और अमृतसर से उड़ान भरने नहीं दिया सकता था। तो वहाँ पे भी इस एक अटेम्प्ट हो सकता था, लेकिन आपस की जो एजेंसियाँ थी उनमें ही तालमेल नहीं था। अब जैसे ये भी था कि NSG जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड अपनी है, जो इस मामले में माहिर है, वो उसका मनेसर में बेस कैंप है, तो वहाँ से एयरपोर्ट बहुत नज़दीक और वहाँ से अमृतसर पहुँचना तो वो जा सकती थी, और निकाल भी दिया गया था NSG को। लेकिन मनेसर से IGI पहुँचने में बहुत टाइम लग गया, क्योंकि उस दिन ट्रैफिक जाम था बहुत। अगले दिन क्रिसमस था और फिर उस रूट पे ट्रैफिक जाम होता है, तो वो वक्त पे नहीं पहुँच पाए। पंजाब पुलिस के पास पंजाब के अपने पुलिस के कमांडोज हैं जो ऐसी चीज़ों में माहिर हैं हैंडल करने में, लेकिन पंजाब पुलिस को किसी ने ऑर्डर ही नहीं किया कि आप इन कमांडो का इस्तेमाल करो। तो पंजाब पुलिस का ये कहना था, मुझे दिल्ली से किसी ने आदेश ही नहीं दिया। वहाँ पे हम नाकाम हो गए, और इन सारी चीज़ों में और फैसले लेने में और इधर 100 मिनट निकल गए। तब तक वाजपेयी जी की गैर मौजूदगी में या तो जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी जी और जसवंत सिंह, ये लोग सारी चीज़ें कर रहे थे। लेकिन वही है कि आखिरी फैसला क्या कैसे करें, प्लेन को उड़ने दें, रोक लें, वो डिसाइड नहीं हो पाया। उसमें क्या हुआ, आतंकवादियों को टाइम मिल गया और वो अमृतसर से उड़ गए। इनकी उम्मीद ये थी कि पाकिस्तान में, लाहौर में अगर जब ये फ्यूलिंग के लिए रुकते हैं तो वहाँ पे पाकिस्तान उस प्लेन को ना उड़ने दे। ऐसा होता नहीं है। पाकिस्तान भी का ये था कि भैया हम क्यों झंझट में पड़े, हमारी ज़मीन पे कुछ होगा हम पे ब्लेम आएगा, नहीं उड़। इसके बाद वो दुबई में फिर कोशिश करते हैं, बाकायदा US से भी बात करते हैं, US एम्बेसडर से बात होती है कि आप दुबई में इस प्लेन को लैंड करने के बाद ना उड़ने दें, बट दुबई अथॉरिटी भी नहीं सुनती है और उड़ने देती। तो इस तरीके से इसके बाद ये प्लेन कांधार पहुंच जाता है। अब कांधार पहुंचने के बाद अब डील शुरू होता है। पहली बार जब वो पहुंचते हैं 25 के बाद, तो आतंकवादी जो अपने आप को फिर उनका डिस्क्लोज होता है, वो उनके नाम थे इब्राहिम अथर, ये बहावलपुर पाकिस्तान का था। दूसरा था शाहिद अख्तर सईद, ये कराची पाकिस्तान का था। तीसरा था सनी अहमद काजी, ये भी कराची पाकिस्तान का था। चौथा था मिस्त्री ज़हूर इब्राहिम, ये भी कराची पाकिस्तान का था। पांचवा था शकीर सुकूर, ये भी पाकिस्तान का था। तो ये 5 आतंकवादी थे जिन्होंने IC-814 को हाईजैक किया था। अब कांधार उतरने के बाद ये पहली बार अपनी डिमांड सामने रखते हैं। इनकी डिमांड थी $200 मिलियन और 103 अलग अलग जेलों में बंद आतंकवादियों की रिहाई। अब जाहिर सी बात है, डिमांड बहुत बड़ी थी। तो जो निगोशिएशन के लिए सबसे पहले तो ये होता है कि आप क्या करें। बाद में जब पता चलता है कि अब ये कांधार में है और ये तालिबान के कब्ज़े वाला इलाका है, तो तालिबान के साथ भी डील करना है, तो फिर हमारे यहाँ से निगोशिएशन के लिए स्पेशली अभी जो NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल,
वो तब आईबी में स्पेशल डायरेक्टर ओवरसीइंग स्पेशल ऑपरेशन देखते थे। वो आईबी में ही थे लेकिन स्पेशल डायरेक्टर थे वो, विदेशी मामलों के जो स्पेशल ऑपरेशन होते थे वो उसको देखा करते थे, वो उनका डिपार्टमेंट था। तो अजीत डोभाल को नेगोशिएशन के लिए आगे किया गया, बातचीत के लिए। इसके अलावा रॉ के 2 अफसर थे, एक एमईए के। तो इन लोगों ने बातचीत की, डील की, लेकिन वो किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं थे। और पुजारा ने सेंचुरी भी बना दी, बहुत बढ़िया, सभी को बधाई। तो बातचीत बन नहीं रही थी। ये था जो कहानी है वो ये है कि पैसे के मामले में तो चलो ठीक है, आपको पैसे दे देंगे, पर 103 आतंकवादी को नहीं छोड़ सकते। फिर कहते हैं कि 103 के बाद मामला 36 पे आया कि आप इन 36 को छोड़ दो, लेकिन फिर ये होता है कि उन 36 को भी नहीं छोड़ेंगे, ये भी ज़्यादा है। इस दौरान 25 तारीख गुजर जाता है, 26, 27, 28 निगोशिएशन चल रही है, सब कुछ हो रहा है, बात नहीं बन रही है। इधर जैसे जैसे दिन गुजर रहा है, इधर जो फैमिली, जिनके रिश्तेदार हैं जो प्लेन में सब फंसे हुए हैं, और रूपन कात्याल की डेड बॉडी आ चुकी थी इंडिया, तो वो और डरे हुए, सहमे हुए, तो उन फैमिली के लोगों ने भी प्रदर्शन धरना शुरू कर दिया सरकार के खिलाफ, और कि हमारे लोगों को लाओ, किसी भी तरह सरकार जो भी समझौता है करो, मानो, क्योंकि किसी की भी जान खतरे में, कोई भी नहीं चाहेगा ऐसा। तो सरकार पे दबाव। वाजपेयी जी का सिर्फ एक लाइन था कि किसी भी हमारे होस्टेज को नुकसान ना हो, उसके लिए कुछ भी हम करेंगे। तो इस चक्कर में ये सारी चीज़ों में ये दिन बढ़ता गया, बातचीत होती रही। आखिरकार 31 तारीख को, मतलब हो तो जाता है कि 30 दिसंबर 1999 को लगभग समझौता हो गया। तो लास्ट में बात आई 3 आतंकवादियों की रिहाई पे, और वो तैयार हो गए। और उसमें एक तालिबान ने भी, कहते हैं कि रोल प्ले किया। उसने कहा कि ठीक है, तुम पैसे पे निगोशिएशन मत करो, मत मानो, पैसे ले लो, लेकिन इसमें करो। और दूसरा तालिबान का ये भी था कि ये भी एक खबर होती है कि तालिबान लगातार उन आतंकवादियों को भी धमका रहा था कि भैया ये जल्दी अपना मसला हल करो, जो फैसला है करना करो, और हमारे यहाँ से निकलो, वरना हम अटैक कर देंगे प्लेन में। तो आतंकवादी भी थोड़े वो थे। तो लास्ट में फिर ये बातचीत ये होती है कि 3 आतंकवादी और पैसे, लेकिन पैसे कितने इसकी सही जानकारी किसी के पास नहीं है। लेकिन जो 3 आतंकवादियों के नाम पे समझौता होता, उसमें एक मौलाना मसूद अजहर, जो बाद में जाकर जिसने जैश ए मोहम्मद का पाकिस्तान में गठन किया। दूसरा अहमद जरगर, ये भी बहुत बड़ा एक टेररिस्ट नामी। तीसरा शेख अहमद उमर सईद। शेख अहमद उमर सईद मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, ये वो शख्स था जिसने डैनियल पर्ल का मर्डर किया था, पाकिस्तान में पकड़ा गया था। ये वो शख्स है जिसका 9/11 यूएस में जो हुआ था उसमें भी बड़ा रोल था। तो आप सोचिए कि किस कैलिबर के ये तीनों आतंकवादी थे। तो ये अलग अलग जेलों में थे। जम्मू जेल में बंद था मसूद अजहर, उसको उठाया गया, बाकी दोनों को अलग जेलों से निकाला गया, फिर इन लोगों को स्पेशल दिल्ली लाया गया। फिर दिल्ली के एक स्पेशल प्लेन में जसवंत सिंह फॉरेन मिनिस्टर, अजीत डोभाल, रॉ के अफसर, एमईए के कुछ अफसर, ये लेकर इन तीनों को कांधार पहुंचते हैं 31 तारीख को। अब इससे बहुत बाद में बवाल हुआ था कि एक फॉरेन मिनिस्टर को अपने साथ उसी प्लेन में 3 आतंकवादियों को बैठा कर ले जाने का कोई मतलब नहीं है, वो किसी और प्लेन में भेज सकते थे। खैर ये बाकी चीज़ें हैं। तो 31 दिसंबर को इन तीनों को, मसूद अजहर को, शेख अहमद को और अहमद जरगर को, फॉरेन मिनिस्टर अपने साथ बिठा कर ले जाते हैं कांधार में इनको तालिबान के जो लोग थे, उस वक्त मीडिएटर एक तरह से थे, हवाले किया जाता है। आतंकवादी उन्हें देखते हैं, उसके बाद वो एक वक्त देते हैं और इन तीनों को हवाले करने के फिर कुछ घंटे के अंदर अंदर आतंकवादी उस प्लेन से नीचे उतरते हैं। 5 थे टोटल। नीचे उतर के वो एक गाड़ी में बैठते हैं इन तीनों को अपने साथ लेते हैं और प्लेन तालिबान के हवाले कर देते हैं। तालिबान उन सारे आतंकवादियों को 10 घंटे का टाइम देता है, कहता है 10 घंटा आप हमारे एरिया से निकल जाओ, मतलब ये पूरा जो कांधार का बेल्ट है जहाँ जहाँ तालिबान का कब्जा है, और 10 घंटे में तुम जहाँ जाओ हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 10 घंटे बाद आप हमें दिखाई नहीं देना चाहिए। तो उसके बाद ये है कि वो वहाँ से बाई रोड ये मसूद अजहर और ये तमाम लोग और ये जो आतंकवादी थे 5, ये कांधार होते हुए अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान पहुँच जाते हैं और इस तरीके से ये पूरी डील ख़त्म होती है। उनके जाने के बाद फिर एक स्पेशल प्लेन पहुंचता, चूँकि अब रनवे खाली हो गया, टैंकर हट गए, सब कुछ हो गया, और उसमें ये सारे जो बाकी, चूँकि 27 को दुबई में उतार दिया गया, एक रूपन कात्याल की मौत हो गई, तो बाकी जो भी थे करीब 150 के करीब, उनको एक स्पेशल प्लेन में लेकर जसवंत सिंह फॉरेन मिनिस्टर, अजीत डोभाल,
ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 31 दिसंबर सन 2000 शाम के वक्त लैंड करते हैं। बाहर एयरपोर्ट के हज़ारों लोग, चूँकि 7 दिन से सारे दुआएं मांग रहे थे, पूरा देश दुआ मांग रहा था कि ये लोग बच के आए, तो वो सारे लोग वापस एयरपोर्ट को घेरे हुए थे, जिनमें मैं भी था खड़ा हुआ। फिर वो एक एक कर जैसे बाहर आते हैं, वहाँ पे तमाम सरकारी ऑफिशियल भी थे और उन सबको फूलों से गले लगाकर उनका स्वागत किया जाता है। और इस तरीके से ये 7 दिन का जो पूरा ड्रामा था हाईजैकिंग का, वो ख़त्म होता, अंजाम को पहुंचता है। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि 2000 में छूटने के बाद आज 2018 है, मसूद अजहर ने फिर बहुत ज़ख्म दिए हिंदुस्तान को। 2000 में उसको छोड़ा गया 1999 31 दिसंबर को, और 2001 में ही पार्लियामेंट अटैक होता। और पार्लियामेंट अटैक जो है वो मसूद अजहर का पहला बड़ा हमला था हिंदुस्तान पर, जो उसने लश्कर के साथ मिलकर किया था। तो बेशक कांधार हाईजैकिंग को हमने अपने तमाम लोगों को एक को छोड़कर बचा लिया, लेकिन उसके बाद मसूद अजहर के बहुत सारे ज़ख्म ने हमें छलनी किया, हमारे देश को छलनी किया। और अब भी वो पाकिस्तान में बैठा हमारे ख़िलाफ़ एक से एक साजिश बुनता रहता है और आतंकवादी हरकतों में शामिल रहता है। ये तो पूरी कहानी थी। अब इसमें एक चीज़ और थी कि जिस प्लेन IC-814 को जो हाईजैक किया गया था, उसमें हमारे रॉ का भी एक अफसर बैठा हुआ था, एक जासूस रॉ का। जनरली क्या होता है कि जो हमारी एम्बेसी होती है, दुनिया की किसी भी कंट्री की एम्बेसी हमारे यहाँ होती है, तो बहुत सारे ऐसे जो जासूस हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी के होते हैं, वो एम्बेसी में बतौर किसी अलग अलग पोस्ट के तैनात कर दिए जाते हैं, है ना। जैसे सपोज कुक हो गया, प्लम्बर, टेक्नीशियन, स्टेनो। तो ऐसे रूप में उस देश में हमारे खुफिया एजेंसी के लोग काम करते हैं और उनके भी हमारे काम करते हैं। ये बड़ा पुराना मेथड है। तो कहते हैं कि काठमांडू में जब ये IC-814 में उस दिन रॉ का एक अफसर भी दिल्ली आ रहा था, हालांकि उसे कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, ना वो 5 आतंकवादी ना ये, लेकिन इससे एक चीज़ पता ये चलती है, और वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में हमारे लोग हैं, कि इस पूरी प्लानिंग का किसी को भनक तक नहीं लगा। और ये बहुत बड़ी फेलियर थी इंटेलिजेंस के लेवल पे हम लोगों के लिए, क्योंकि ये हाईजैक होने वाली है, तो इसकी पूरी प्लानिंग हुई होगी, कैसे होगी, रैकी हुई होगी, प्लेन में हथियार लेके चढ़े हैं, तो जाहिर सी बात है। हालांकि काठमांडू में बड़ी उस वक्त तक चेकिंग वेकिंग वैसी नहीं थी, बल्कि मैंने तो 2003, 4, 5 में भी देखा है काठमांडू में मतलब माचिस लाइटर भी लोग आराम से लेकर चले जाते हैं। तो उस तरीके की वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं थी, अब शायद हो गई हो। लेकिन ये इंटेलिजेंस फेलियर थी कि इतना बड़ा एक साजिश रची गई और उसकी हमें भनक तक नहीं लगी। एक दूसरी जो हमें इससे एक नसीहत मिली वो ये, एक तो हम कभी तैयार नहीं थे इस तरीके की सिचुएशन के लिए कि ऐसी हाईजैकिंग हो जाएगी तो हम उसको कैसे रोकेंगे, कैसे। और उस वक्त अमेरिका ने मदद भी नहीं की, और ना दुबई ने मदद की, और ना पाकिस्तान ने। हालांकि तब के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और जसवंत सिंह जी ने बात की थी अमेरिकन एम्बेसडर से भी कि आप अपने पावर का इस्तेमाल करें गल्फ़ में और दुबई में, इस प्लेन को रोक दें। पाकिस्तान से भी शिकायत यही थी कि उसने लाहौर में उड़ने दे दिया, रोका नहीं। लेकिन ये सारी चीज़ें ब्लेम गेम। असली में ये है कि हमने खुद अमृतसर में हमें मौका था हमारे पास, पर हम रोक नहीं पाए क्योंकि हम उस वक्त तैयार नहीं थे। दूसरा कि इस तरीके की चीज़ों के लिए ट्रेनिंग नहीं थी। उसके बाद से लेकिन फिर हमने सबक सीखा, और ऐसे मामलों में कैसे निपटते हैं इसकी बहुत सारी फिर ड्रिल रिहर्सल में। मुझे याद है मैं तो मानेसर में 1-2 बार गया हूँ, ऐसी चीज़ों में कैसे वो काम करेंगे ये मैंने देखा है आँखों से। और मुंबई अटैक में उसका इस्तेमाल भी हुआ NSG का, और वो गई थी, रात को ही पहुंची थी टीम। लेकिन ये वो था जिसमें फेलियर, एक तो अलग अलग एजेंसी के लेवल पे तालमेल नहीं था, फिर 100 मिनट बड़े कीमती निकल गए जब वाजपेयी जी प्लेन के अंदर थे और उस वक्त फ़ैसला नहीं लिया जा पाया कि हम क्या करें। दूसरा ये कि आतंकवादियों के साथ निगोशिएशन, ये भी जो है एक चीज़ आई कि करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। हालांकि एक तरफ 250 लोगों की जान का सवाल था, एक तरफ आतंकवादियों की रिहाई का सवाल। तो बहुत सारी चीज़ें थी जिन्होंने इस एक कांधार हाईजैकिंग से बहुत सारी सबक और नसीहत दी हम लोगों को। और उसके बाद लेकिन उस मामले में तैयारी भी हुई, और अब लगता है कि हम लोग ऐसे किसी भी सिचुएशन से निपटने को अब तैयार हैं। तो ये थी पूरी कांधार हाईजैकिंग की कहानी, और जिस तरीके से हुआ वो सब कुछ। तो 2 चीज़ हो गई, आपको कहानी सुना दी, इससे पहले आप मनोज वाजपेयी साहब से भी मिल लिए, उनसे बातें भी हो गई। अब मुझे लगता है कि आज का काम यहीं पे ख़त्म होता है। बता। विनोद गुप्ता जी हैं, हाँ, तो बोल रहे हैं कि सर अपना नाम चेंज कर लीजिए, शम्स मुझे पसंद नहीं है, अपना नाम अब्दुल कलाम रख लीजिए। विनोद गुप्ता जी
बाकी लोगों को बता देता हूँ। विनोद गुप्ता जी कह रहे हैं मैं अपना नाम बदल लूँ, शम्स खान की जगह अब्दुल कलाम रख लूँ। वो बहुत बड़ी शख्सियत, मैं उनके आगे कुछ भी नहीं। और मुझे आप लोग इसी नाम से जानते हैं, लेकिन आपका ये प्यार है, अच्छा लगा। लेकिन मैं ठीक हूँ, और जिनसे आपने तुलना की वो कहाँ और मैं कहाँ। सर मौलाना मसूद अजहर जी कहाँ हैं इस वक्त? मौलाना मसूद अजहर इस वक्त पाकिस्तान के बहावलपुर इलाके में है, खुलेआम रहता है, घूमता है। पाकिस्तान में चुनाव हुआ, उसमें भी खुलेआम एक्टिव था, हाफिज़ सईद के लोगों को भी सपोर्ट कर रहा था, बाकी को भी सपोर्ट कर रहा था, और उसका काम एक ही है। वो उसके बारे में जब मैंने अफजल गुरु का इंटरव्यू किया था, तब उस इंटरव्यू में उसने कहा था मुझसे कि मसूद अजहर क्या है। उसने बताया कि वो सोता नहीं है, बहुत कम सोता है, और हर वक्त उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ होती है, कैसे हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ कोई बड़ी साजिश बुनूं, कैसे हिंदुस्तान को तबाह करूं। तो उसके दिमाग में 24 घंटे यही चलता रहता है। तो वो इसीलिए वो थोड़ा सा ख़तरनाक टाइप का है, और अब भी वो यही कोशिश में रहता है कि किस तरह से हमें, हमारी सरजमीन को छलनी करे, आतंकवादी भेजे, नुकसान पहुंचाए, खून खराबा हो। और अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान सब कुछ जानता है, लेकिन पाकिस्तान भी उसको शह दे रहा, पनाह दे रहा है, इसलिए वो आज भी अपने बहावलपुर में और ऐश से रह रहा है। एक रघुवर पुजारा जी हैं, उन्होंने पूछा था कि आरुषि केस में आपने जैसे बताया था कि टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी, लेकिन सर बोल रहे कि ऐसी बात नहीं है। पोखरण का जब हुआ था तो उसमें अमेरिका को पता था कि इंडिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो क्यों आरुषि वाले रोहल जी, रोहन जी कहा कि जब आरुषि में था तब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, लेकिन जब पोखरण में हुआ तब अमेरिका को पता था कि क्या हो रहा है। रोहन जी बहुत आपने सही कहा, लेकिन बस यहाँ पे फ़र्क ये है कि टेक्नोलॉजी आरुषि के टाइम में भी एडवांस थी, पर हमारे लिए उतनी नहीं थी, अमेरिका के लिए थी, और इसीलिए अमेरिका ने सैटेलाइट के थ्रू वो देख लिया था। हर्ष जी का सवाल है कि 178 लोग 5 आतंकवादियों पे क्या काबू नहीं पा सकते थे। देखिए, ये हम लोग यहाँ बैठ के बात करना बड़ा आसान है हर्ष जी। कई बार सिचुएशन का जब सामना होता है ना, तो वहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें होती हैं, और ये एक फैक्ट है कि जब मौत आपके चारों तरफ होती है ना, और आसपास आपके सर पे मंडरा रही हो, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी सोच से, हमारे जहन से, हमारे याददाश्त से सब कुछ निकल जाता है। वो एक अजीब पल होता है। इसलिए कि मैं इसका गवाह हूँ, जब इराक में किडनैप होते होते लगभग बचा था, तो मुझे वो कुछ सेकंड आप मान लीजिए, या 1-1.5 मिनट, मैं ब्लैंक था एकदम। तो उस वक्त आदमी ये जिसके ऊपर बीतती है ना, तो वही सोचता। तो ये कि 178 लोग बेशक काबू पा सकते थे, लेकिन अगर उन 5 के पास हथियार थे और 178 एक साथ टूटते और वो 5 गोली चलाता, तो ये कि कम से कम 5 लोगों को तो गोली लगती। तो अब सवाल ये है कि वो 5 कौन लोग होंगे जो कुर्बानी देंगे, कौन है जो जान देंगे। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। डॉक्टर ईशान जी बोल रहे हैं कि मिस्टर अब्दुल्ला ने आज तक में कहा था कि पैसेंजर की लाइफ में हमें कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए था और आतंकवादी को नहीं छोड़ना चाहिए था। तो इस पर आपका क्या टेक है? ईशान साहब नमस्कार, बहुत ज़माने के बाद आपका मैं सवाल सुना अभी। आप उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि आतंकवादियों को नहीं छोड़ना चाहिए, कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अब तो खैर ये नीति है, यूएस की भी है 9/11 के बाद, कि वो आतंकवादियों से नेगोशिएशन नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे। हमारी भी पॉलिसी यही है। और उस वक्त की मैं आपको ये भी बताऊं कि उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, उनका सीधा सीधा स्टैंड था कि हम किसी भी कीमत पे आतंकवादियों की बात नहीं मानेंगे। और भी फिर 1-2 लोगों का यही स्टैंड था। वाजपेयी जी का भी शुरू में यही स्टैंड था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया और परिवार के लोग जो थे उनका गुस्सा यहाँ पे फूटता गया, और उस गुस्से में बाकी लोग भी शामिल होते गए, और पूरी चीज़ एक तरह से मीडिया में भी जिस तरीके से खबरें आ रही थी, तो एक प्रेशर बहुत ज़्यादा था। तो अब ये था कि 175 लोग या फिर 3 आतंकवादी, फैसला कहीं से अच्छा नहीं है, लेकिन उस वक्त उस टाइम के हिसाब से, उस मौके और माहौल के हिसाब से ये फैसला लिया गया। लेकिन यह है कि अब जिस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं, ज़्यादा आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, तो ज़्यादातर कंट्री ने अपना ये बना रखा है कि कम से कम आतंकवादियों के साथ हम कोई डील नहीं करेंगे। इवन यूएस में तो ये है कि अब अगर यूएस में कोई प्लेन हाईजैक हो जाए, और जैसा 9/11 हुआ था कि एक ट्विन टावर पे गिरा, एक उधर पेंटागन की तरफ गिरा, तो अब ये कि अगर जैसे ही पता चल जाए कि हाईजैक हो गया तो उसमें चाहे कितने पैसेंजर हों, यूएस का ये रूल है कि वो बातचीत नहीं करेंगे, और इससे पहले कि वो प्लेन किसी ख़ास ठिकाने पे गिराने के लिए लाया जा रहा हो, जहां उसको मार के खुद गिरा दो, ये है। और उसमें चाहे जितने भी लोग हों, तो ये अब एक बना हुआ है। तो ये चीज़ें करने की ज़रूरत है, इसलिए कि
तभी आतंकवादियों को एक मैसेज जाएगा, एक सख्त मैसेज जाएगा। तो अब ये चीज़ें हो रही हैं। सर एक इंडियन पुलिस 360 डिग्री का एक्ट भी है, वो लिखने की सर इस प्लेन में शशि भूषण रॉ ऑफिसर था जो एनके सिंह सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर का ब्रदर इन लॉ था। तो एनके सिंह ने अपने ब्रदर इन लॉ की सेफ्टी के लिए अमृतसर में कोई ऑपरेशन नहीं कौन है? सर आईडी का नाम है इंडियन पुलिस 360। अच्छा, एक इंडियन पुलिस 3 के नाम से है, लेकिन उन्होंने बताया कि कौन था ऑफिसर। देखिए, वो डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, नाम पता है, लेकिन चूंकि वो उस वक्त ड्यूटी पे थे। हाँ, इतना बता सकता हूँ कि ताल्लुक उनका वेस्ट बंगाल से था। लेकिन सिर्फ एक मैं उस अफसर की बात नहीं कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है कि ये पूरी इंटेलिजेंस की हमारी फेलियर थी कि इतना बड़ा एक ऑपरेशन या इतनी बड़ी एक साजिश हो रही है और हम में से किसी को पता नहीं था, तो ये गलत था। सर एक अक्षय जी का सवाल है हम्म। कि पाकिस्तान के आतंकवाद को लेके ये दोहरा मापदंड जो करती आ रही है, ये हिंदुस्तान कब तक झेलता रहेगा? अक्षय जी का है, पाकिस्तान का आतंकवाद को लेकर दोहरा मापदंड हम कब तक झेलते रहेंगे। इससे पहले भी कई लोगों ने ये सवाल किया था। देखिए, आतंकवाद जो है जिस तरीके से पाकिस्तान में पनपा पला बढ़ा पोसा उन्होंने, अब वो खुद उनके लिए भी कांटा हो चुका है। आए दिन पाकिस्तान में धमाके होते रहते हैं, आए दिन चुनावी रैलियों में भी होते रहते हैं। तो ये कहा जाता है कि किसी के हाथ में हथियार देना बड़ा आसान काम है, उस हथियार को उससे वापस लेना तो सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि तब तक उसको लत लग चुकी होती है। यही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। लेकिन अब दिक्कत ये कि हम लोग बात पाकिस्तान में एक चुनी हुई सरकार के हाथ में कितना पावर होता है ये हम सब जानते हैं। मुझे अगर मेरे पर्सनल आप राय जानना चाहें, मुझे लगता है कि पाकिस्तान की किसी भी सरकार से बात करके इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। एक तो वहाँ सरकार के पास पावर नहीं है, दूसरा कोई सरकार वहाँ 5 साल पूरा कर नहीं पाती अपना कार्यकाल। तो अब सवाल यह है कि फिर कौन? तो पाकिस्तान की पूरी पॉलिसी और पाकिस्तान की पूरी सत्ता पे जो काबिज हैं वो पाकिस्तानी आर्मी है। तो क्यों ना फिर आर्मी से डील की जाए सीधे और उससे बात की जाए। मतलब ये मैं किसी और उसके बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी अपनी पर्सनल निजी एक राय है कि अगर हल ही निकालना है या आर पार ही करना है तो फिर उन्हीं से क्यों ना बात किया जाए। ये चुनी हुई सरकार जो सिर्फ गोली देते हैं और कुछ होता नहीं है, हमसे कुछ बात करेंगे फिर जाके आर्मी से कुछ और बात कर लेंगे, आईएसआई से कुछ और बात कर लेंगे। तो ये अलग अलग मापदंड नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर कट होना चाहिए, स्टैंड क्लियर होना चाहिए। तो अब सही लगी फैसला कौन लेगा, अथॉरिटी किसके पास है। तो अगर अथॉरिटी पाकिस्तानी आर्मी के पास है तो फिर कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए कि उन्हीं से बात हो। सर एक सवाल है कि अमेरिका ने हमारी मदद क्यों नहीं की? एक सवाल है, अमेरिका ने उस वक्त हमारी मदद क्यों नहीं की थी। एक तो हमारे रिश्ते जो है ठीक ठाक नहीं थे तब अमेरिका से, पोखरन की वजह से, और दूसरा कि एम्बेसडर के थ्रू जब हमने ये बात की थी तो गल्फ़ में उस वक्त अमेरिका का काफ़ी दबदबा था, तो अमेरिका शायद चिढ़ा हुआ भी था और इस वजह से उसने बेसिक ये नहीं किया। और इसके बारे में वो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने एक बुक लिखी है बाद में, जिसमें उन्होंने बाकायदा ये मेंशन किया है कि वो पाकिस्तान, दुबई और अमेरिका इन तीनों से नाराज़ थे। बल्कि एक बार उसके बाद जब यूएस का एम्बेसडर उन्हें मिले आडवाणी जी को दिल्ली में, तो उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर की थी कि आपने अगर उस वक्त हमारी हेल्प की होती तो हम इसको वहीं पे ग्राउंड इन कर रखते और फिर हम शायद हमें नेगोशिएशन और आतंकवादी छोड़ने की नौबत नहीं आती। सर एक यादव जी हैं, वो बोल रहे हैं पाकिस्तान की इस टाइम मौजूदा स्थिति ऐसी है कि जैसे अफगानिस्तान की कुछ साल पहले थी। क्या ये हाल जैसा अफगानिस्तान का पहले हुआ था पाकिस्तान का आने वाले टाइम में हो जाएगा? देखिए, पाकिस्तान की हालत वाकई ख़राब है। एक तो इकोनॉमी के लेवल पे आप ले लीजिए, उथल पुथल के लेवल पे ले लीजिए, बाकी जैसे अब लश्कर है, जैश है, हिजबुल है, अंसार है, पता नहीं कितने तो संगठन हैं जो वहाँ पनप रहे हैं, पल रहे हैं, पाकिस्तानी उन्हें पाल पोस रहा है। इसके अलावा फिर आप तालिबान ले लीजिए, तहरीक तालिबान टाइप की चीज़ ले लीजिए, उधर पूरा पश्तून का एरिया ले लीजिए, तो डिस्टर्बेंस है, बेरोज़गारी है, लोगों में गुस्सा है। अब इनसे निकलने के लिए, उभरने के लिए जाहिर सी बात है एक बेहतर सिस्टम चाहिए, एक पॉलिटिकल विल चाहिए, एक पावरफुल लीडर चाहिए। अब यही उम्मीद है कि क्या इमरान खान ऐसा कर पाएंगे, अब वो देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो उनको जुमा जितने भी दिन हुए हैं तो उससे आधा हुआ नहीं, तो थोड़ा मौका दीजिए और देखिए कि क्या होता है। टॉप 5 क्राइम जो आपने कवर किए वो बता दीजिए। ये कहना बड़ा मुश्किल है टॉप 5 मैंने कौन से कवर किए हैं, क्योंकि इस वक्त एक साथ मेरी नज़र में हर क्राइम एज ए रिपोर्टर टॉप क्राइम है। लेकिन आपने मुझे थोड़ा सा मौका दे दीजिए, मोहलत दीजिए कि मैं इसकी रेटिंग कर सकूं कि ये टॉप मेरी ज़िंदगी के 5 क्राइम जिसको मैंने कवर किया और ये टॉप मैं दे रहा हूं तो क्यों रैंकिंग दे रहा हूं, तो वो भी जस्टिफाई करना ज़रूरी है। मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। सर गौरव जी पूछ रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो आतंकवाद का सिलसिला चलता आ रहा है, इसका एक इलाज क्या है, युद्ध या बातचीत? गौरव जी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच जो ये चला आ रहा सिलसिला आतंकवाद का, नफरत का, दुश्मनी का, इसका हल क्या है।
बातचीत या युद्ध? देखिए गौरव जी, मुझे दूसरा वाला जो आप कह रहे हैं युद्ध कभी किसी समस्या का हल नहीं रहा, मतलब ये भी मेरी अपनी राय है। लेकिन बातचीत से कितना हल होता है इसका जवाब बड़ा मुश्किल है। सर आज के टाइम पे हमारी कौन मदद कर सकता है अगर ऐसी सिचुएशन होती है? एक सवाल है कि आज के वक्त में अगर ऐसी कांधार हाईजैकिंग जैसा हो तो कौन मदद कर सकता है। पहली तो चीज़ ये कि आज के मुझे लगता है कि हम इतने कैपेबल हैं कि हम खुद अपनी मदद कर लेंगे ऐसी अगर हाईजैकिंग का कोई सिचुएशन, क्योंकि हमें अलग अलग फोर्सेज में इसकी बाकायदा पूरी ट्रेनिंग होती है, ड्रिल दी गई है, तो हम उन चीज़ों से निपट सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे रिश्ते बहुत अच्छे अच्छे हैं। अमेरिका इस वक्त कर सकता है, उसके साथ बड़े अच्छे रिश्ते हैं। रशिया हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, उसके साथ भी हमारे अच्छे रिश्ते कर सकता है। आपके यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, यूके हो, तो वो भी कर सकते हैं। तो अब तो दोस्तों की लंबी लिस्ट है हमारे पास। सर एयर मार्शल क्यों नहीं इजराइल है जो ऐसी चीज़ों में सबसे ज़्यादा माहिर है, और उसको वाकई सलाम है उसके पूरे सिस्टम को, तो वो भी कर सकता है। एयर मार्शल क्यों नहीं होते हैं फ्लाइट में? फ्लाइट में एयर मार्शल, मतलब ऐसा नहीं है कि फ़्लाइट में सारी चीज़ें सिक्योरिटी तो होती हैं, लेकिन जो उनका पूरा सिस्टम है बस वही हो सकता ना। पूरी आर्मी या सेना तो उसमें नहीं होगी ना। सर निशांत जी पूछ रहे हैं हाँ। कि हिंदुस्तान का जब वो अटैक हुआ था उस टाइम पे जो लोग अपराधी थे उनको कोई सजा मिली या उन पे भी केसेस चल रहे हैं बस अभी तक? कौन जिन लोगों ने आतंकवादियों की मदद की, सर निशांत कौन से आतंकवादियों की मदद की थी? सर आतंकवादी हथियार लेके जो पहुंचे थे उसके बारे में प्लेन के अंदर। अच्छा नहीं, प्लेन के अंदर नहीं, मैंने आपको बताया ना कि किसी इसमें से किसी को भी कोई सज़ा नहीं हुई आज तक। वो जो पांचों थे प्लेन को हाईजैक किया उनमें नहीं, बाकी तो मसूद अजहर और बाकी लोग भी निकले। और काठमांडू में उस वक्त मदद करने की ज़रूरत ही नहीं थी। काठमांडू एयरपोर्ट का मैं खुद गवाह रहा हूँ उस दौर में कि वहाँ तलाशी के नाम पे कुछ होता ही नहीं था। आप कुछ भी लेके चढ़ जाइए, किसी को मालूम ही नहीं है कुछ, और वो कुछ जानते भी नहीं है, और उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके की चीज़ें होंगी। तो इसलिए वो किसी की मदद की वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है चाकू और पिस्तौल ले जाने के लिए। अब थोड़ी सख्ती हुई है। सर एक सवाल है राहुल ओझा जी का कि हाईजैकिंग के लिए मीडिया क्यों नहीं माफी मांगती है, क्योंकि वो अटल जी पे उस तरह दबाव नहीं बनाता है? हाईजैकिंग के लिए हाँ, मीडिया को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि अटल जी पर दबाव नहीं बना पाए। किसी ने सवाल किया कि हाईजैकिंग के लिए मीडिया को माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि अटल जी पे दबाव नहीं बना पाए। मुझे एक तो आधा क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि दबाव बनाने के लिए माफ़ी मांगना चाहिए या क्या। लेकिन देखिए ये बात बड़ा आसान है कि पॉलिसी की अगर हम बात करें कि आतंकवादियों से बातचीत नहीं करनी है, उनके साथ कोई समझौता डील नहीं करना है, अलग बात है। लेकिन 175 लोगों की ज़िंदगी का सवाल है, उनके परिवार के लोग दिन भर रो रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी डिसीज़न लेना ये थोड़ा मुश्किल होता है। और अब ये तो इतिहास की बातें हो गई, हालांकि हमेशा ये इसको एक नाकामी के तौर पे हम लोग देखेंगे कि हमें छोड़ना पड़ा आतंकवादियों को, वो भी ऐसे खूंखार आतंकवादियों को, और डील करनी पड़ी उनके साथ, बातचीत समझौता करना पड़ा। लेकिन अब किस किस की गलती थी इस पर, मतलब मैं क्या बताऊँ। सर अदनान पठान पूछ रहे हैं रविवार को आपकी कौन सी कहानी सुनने को मिलेगी? अदनान जी, रविवार को आपको मेरी छुट्टी की कहानी सुनने को मिलेगी क्योंकि उस दिन मैं छुट्टी पे रहूँगा और एक ही दिन मिलता है, और वो भी पता नहीं अभी से। लेकिन हाँ, अगर क्राइम कुछ बड़ा नहीं होता, क्रिमिनल भाई लोग चुपचाप से रहते हैं, तो मुझे भी आसानी से छुट्टी मिल जाएगी। तो उस दिन छुट्टी के दिन जनरली मैं थोड़ा वक्त मिलता है तो साउथ इंडियन डब मूवी बहुत आती है आजकल, है ना, यूटीवी एक्शन और बाकी सब पे, तो मैं वही देखता हूँ। और वैसे ही तो मुझे अच्छा लगता है, बहुत तेज़ कहानी भागती है और 2-2 घंटे में फिल्में ख़त्म हो जाती हैं। तो टाइम मिलता है तो बस मैं साउथ इंडियन जितनी डब फिल्में होती हैं और उन सबको देखता हूँ। जैसे मैं जूनियर NTR का बड़ा फ़ैन हूँ, उसके एक्शन सीन और कहानियाँ भी अच्छी होती हैं फिल्म। लास्ट मैंने अभी देखी थी उसकी जनता गैराज, मुझे बहुत अच्छी लगी फिल्म। आप में से अगर किसी ने नहीं देखी तो आप देखिएगा, उसकी स्टोरी भी बहुत अच्छी है और फिल्म बहुत फास्ट है। संडे जहाँ बीवी बेटी बोले उनके इशारे पे हैं, फिर वहीं चले जाते हैं। और नहीं अगर कहीं जाना हो तो फिर घर पे बैठ के कुछ यही मैंने बताया साउथ इंडियन डब मूवी देख लेते हैं। और या अगर मैच आ रहा हो तो फिर पहले मैच, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें। सर एक निशांत जी का ही सवाल है कि सर आपका होम टाउन कहाँ पर है और आप कितनी बार साल में जाते हैं? निशान जी, सब मेरे जितने भी मेरे भाई बहन हैं सब यहाँ पे दिल्ली में हैं, और इसलिए। लेकिन हाँ, दादी नानी ये सब, मैं पूरे फैमिली और परिवार के बारे में आपको, अपने बारे में मैंने एक दिन कहा है, बहुत सारे लोगों को और भी आया था, कल भी आया था। मैं पूरी कहानी सुनाऊंगा, सिलसिलेवार कहानी सुनाऊंगा आपको, तो जल्दी सुनाऊंगा। और अब मुझे लगता है कि 10 से ऊपर का वक्त हो गया,
तो हाँ, एक तो आज वारदात जो है, आपको मैंने जिस वजह से आज कहानी सुनाई कांधार हाईजैकिंग की, कि आज 9 जम्मू कश्मीर के लोग किडनैप हुए, हालांकि उनको छोड़ दिया गया। लेकिन ये पूरी कांधार की जो कहानी मैंने आपको सुनाई, आज आपको वारदात में भी उसका एक चंक देखने को मिलेगा, और जो 9 पुलिस वाले किडनैप हुए उनकी कहानी आपको देखने की मिलेगी। इसके अलावा हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी किडनैपिंग और जिसके बाद आतंकवादियों से बातचीत शुरू हुई थी, मुफ्ती मोहम्मद सईद जब देश के होम मिनिस्टर थे, उनकी बेटी रुबैया सईद को जब किडनैप किया गया, उसके बदले में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के 5 आतंकवादियों को छोड़ा गया, वो कहानी भी आपको सुनने की मिलेगी। इसके अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इसके 6 टूरिस्ट पहलगाम में घूम रहे थे कश्मीर में, उनको किडनैप कर लिया JKLF के लोगों ने, और फिर एक एक कर उन्हें मार दिया, क्योंकि उस वक्त ये इकलौता मामला था जिसमें बातचीत नहीं हुई, आतंकवादियों से समझौता नहीं हुआ। ये भी कहानी आपको, तो वारदात में कुल मिलाकर आज के इंसिडेंट को लेके ये सारी चीज़ें कि इससे पहले कब कब इस तरह की किडनैपिंग हुई, हाईजैकिंग हुई, और क्या क्या हमने डील किया और किसके साथ डील नहीं किया, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। 11 बजे आप वारदात में आप ये पूरी कहानी आज तक पे देख सकते हैं और सुन सकते हैं। और क्राइम तक पे फिर कल आपसे 9 बजे मुलाकात होगी। और दूसरा, क्राइम तक अब तक आप लोगों ने जो परिवार में हैं, बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कीजिए, अपने तमाम जानने वालों से कहिए। ये मैं आपको बार बार इसलिए बोलता हूँ, इधर से सारा इशारा आता है तो मैं बता देता हूँ कि ये करना है। और एक अभी अमित सिंह हाँ बोल कर गए, मैं इससे पहले कि भूल जाऊँ, मैं एक एक कर आप बुलाना चाहता हूँ। आ जाओ, पहले आओ, वनिका को ही बुलाओ। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन, ये जो मैं आपके सामने तो बैठ के कहानी सुना देता हूँ, कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम होती है तो लोग, आप ही लोग कहते हैं लेट हो रहा है, पर उसके पीछे बहुत सारी मेहनत करनी होती है। मैं तो और भी चीज़ों में उलझा रहता हूँ, लेकिन ये मेरी एक टीम है, बहुत ही मेहनती, एकदम यंग है और एकदम फ्रेश। हमारे यहाँ एक TV TMI होता है जो चैनल के अलावा मीडिया की पढ़ाई वढ़ाई भी करते हैं, तो ये सारे उसी बैच से हैं। अभी इन्होंने अपना कोर्स ख़त्म किया है और इनका इंटर्नशिप चल रहा था जो 6 महीने का था। आओ एक एक सब सारे इधर आओ। तो 6 महीने का था, और इत्तेफाक से मैंने आज आपको क्यों बुलाया ये भी बता देता हूँ। ये दीपक है, मैं सबसे बात करूँ, ये आसिम है, ये वर्णिता है, हम लोग अभी तक वर्णिका कहते थे इसको, और ये चैतन्य है। तो इन सब का हमारे ITMI के ये सारे बच्चे हैं, और इनका इंटर्नशिप था, और आज 31 है, आज इनका ख़त्म हो रहा है। मतलब इनकी आज से जर्नी ख़त्म थी। तो क्राइम तक, दिल्ली तक में ये सारे लोग थे, लेकिन फिर ये सारे टैलेंटेड लोग हैं, बहुत चुन चुन के इनको निकाला है मैंने। तो परसों से, मंडे से ये सारे आप यहाँ पे एज ए हमारी क्राइम तक के स्टाफ मेंबर के तौर पे आपको दिखाई देंगे, काम करेंगे। अभी तक बेचारे काम तो 2 महीने से कर रहे हैं, बट कार सेवा के तौर पे कर रहे थे, लेकिन बहुत मेहनती लोग हैं। और ये जो सारा आप देखते हैं वीडियो, सब कुछ अपलोड होता रहता है, तो उसके पीछे की सारी मेहनत इन्हीं लोगों की होती है। मैं तो आपके सामने सिर्फ आगे 9 बजे अपनी कहानी सुना के निकल लेता हूँ, लेकिन असली जो सितारे हैं, सीक्रेट स्टार, वो सारे यही लोग हैं। तो इन लोगों को भी अपना प्यार देते रहिएगा, और मैं कोशिश करूँगा आने वाले वक्त में इन लोगों से भी छोटे छोटे चंग में कुछ चीज़ें आपके सामने मैं कहूँ कि रखें और ये लोग करें। तो ये है टीम, 1-2 लोग और नहीं है, उनसे भी आपको मिलवाऊँगा। पर आज बड़ा अच्छा दिन था कि आज 31 तारीख है, इन लोगों का इंटर्नशिप का लास्ट डे है। मंडे से ये अब बालिग हो जाएंगे, फुल फ्लेज इनके हाथ में नौकरी होगी, इनके घर वाले भी खुश होंगे। तो आप लोग भी इन लोगों को दुआएं दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, और इन लोगों के लिए हमेशा नेक ख्वाहिशात, अच्छी कामना कीजिएगा। तो ये थे सारे लोग, अब कल 9 बजे मिलेंगे। थैंक यू, खुश रहो सब, और कल आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।